So, good morning. Today's topic is Tanabe-Sugano diagram. ये दो साइंटिस्ट थे 1954. ये टू जापानीज साइंटिस्ट हैं, युकितो तनाबे एंड सतोरू सुगानो. उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया. इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑन कॉम्प्लेक्स आयंस. ठीक है. तो ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था कॉम्प्लेक्स आयंस का, उसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा उन्होंने स्टडी किया. ठीक है. तो ये पेपर एक्सप्लेन करता था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. तो उन्होंने मेन फोकस जो किया, उन्होंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयंस लिए और उस पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा स्टडी किया. तो ये इस तरह से जो डायग्राम का नाम है उसको बोला गया तनाबे-सुगानो डायग्राम. ठीक है. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन तनाबे-सुगानो डायग्राम, सो फर्स्ट स्टार्ट विद द बैकग्राउंड. In 1954, two Japanese scientists, these two, published a paper entitled On the Absorption Spectra of Complex Science. And this paper explained the absorption spectra of octahedral complex science. So now, if you define it, actually Tanabe-Sugano diagram, ये जो मैंने ड्रॉ किया है नीचे, this is called Tanabe-Sugano diagram. इसमें जो y एक्सिस है उस पे है एनर्जी डिवाइडेड बाय b. अब ये b क्या है? दिस इज कॉल्ड राका पैरामीटर. उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के बारे में बताता है. और भी राका पैरामीटर्स होते हैं, ए बी सी, पर b ही क्यों लिया वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे. तो y एक्सिस पे E/b होता है, और जो x एक्सिस है उस पे डेल्टा O डिवाइडेड बाय b. अब डेल्टा O क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट यू नो. जब हम वो स्प्लिटिंग करते हैं T2G EG का, तो डेल्टा O आता है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ठीक है. उसको b से डिवाइड किया है. तो इस तरह से जो ऑर्बिटल एनर्जी है उसको इन टर्म्स ऑफ राका पैरामीटर्स हम जो है वो प्लॉट करते हैं, एंड दैट डायग्राम इज कॉल्ड तनाबे-सुगानो डायग्राम. देखो, Tanabe-Sugano diagram is a plot of orbital energy as a function of Raka parameter B versus delta O divided by B. Orbital energy as a function of B, Raka parameter, and delta O over B. ये जो plot है, this is called Tanabe-Sugano diagram. And in this diagram, x-axis is expressed in terms of crystal field splitting parameter delta O or dq. You know delta O equal to 10 dq divided by the Raka parameter B, and along y-axis the energy E divided by B is taken. In this way, this diagram is about the orbital energy as a function of Raka parameter versus delta O over B. ओके. तो ये होगी डायग्राम की डेफिनेशन. कि डायग्राम है क्या एक्चुअली. तो ये ऑर्बिटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ B और डेल्टा O अगेन इन टर्म्स ऑफ B, वो उसका जो प्लॉट है x और y एक्सिस, ठीक है, 2D प्लॉट है, तो वो हमारे पास आ जाता है. दैट इज कॉल्ड तनाबे-सुगानो डायग्राम. नाउ व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस डायग्राम. तो तनाबे-सुगानो डायग्राम एक स्पेशल टाइप की क्या है? कोरिलेशन डायग्राम है. दैट कैन बी यूज्ड इन वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, दोनों को ही ये कोरिलेट करता है. ठीक है ना. यू नो, जो ऑर्गेल डायग्राम है उसमें ऐसा नहीं होता. ऑर्गेल डायग्राम सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात करती है, मतलब वीक फील्ड लिगेंड्स. वीक फील्ड हो तभी ऑर्गेल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं हम, और वो एक्सप्लेन करती है. बट तनाबे-सुगानो डायग्राम की एडवांटेज क्या है कि ये कोरिलेशन डायग्राम है दैट कैन बी यूज्ड इन वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस. दोनों कॉम्प्लेक्सेस को ये एक्सप्लेन करती है अच्छे से. दूसरा, ये जो डायग्राम है, इट इज यूज्ड इन ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री टू प्रेडिक्ट
यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो मैंने अभी बताया था कि उन्होंने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम लिया था, नियर आईआर भी एक्सप्लेन करता है थोड़ा बहुत ही, ठीक है ना, बट यूवी और विजिबल के लिए ये बेस्ट डायग्राम है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उनका एक्सप्लेन करने के लिए। और इट कैन बी यूज्ड क्वालिटेटिवली टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को मेजर कर सकते हैं इससे। एंड ऑल द टर्म्स आर शोन इन द डायग्राम, इवन स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस आर आल्सो शोन, अदरवाइज जो स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस हैं वो ही डायग्राम में शो करी होती हैं। ऑर्गन डायग्राम को देख लो आप, only spin allowed transitions are written there, but this Tanabe-Sugano diagram has shown all the terms, even spin forbidden transitions are also shown. अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के एग्जैक्ट ऑर्डरिंग है उसको डिटरमिन करने के लिए वी हैव दिस 5 पैरामीटर्स व्हिच आर यूज्ड इन Tanabe-Sugano डायग्राम। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ, दूसरा है राका पैरामीटर्स, तीसरा है सिमेट्री रूल्स, और चौथा है टर्म सिंबल्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, और लास्ट है टर्म्स की स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो ये 5 पैरामीटर्स के बेस पे Tanabe-Sugano डायग्राम जो है ड्रॉ की जाती है। तो पहले की बात करते हैं डेल्टा ओ। तो यू नो डेल्टा ओ स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए अलग अलग होता है। तो डेल्टा ओ जो है दैट इज एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और डिपेंड करता है लिगेंड के नेचर पे। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो डेल्टा ओ वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, और अगर वीक लिगेंड होगा तो डेल्टा ओ की वैल्यू लो होगी। दैट्स इट। राका पैरामीटर्स की बात करते हैं हम, तो देयर आर 3 राका पैरामीटर्स एक्चुअली, अभी बताया था आपको, ए बी एंड सी, जो कि अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वो शो करते हैं। यू नो व्हाट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है उसको ये शो करते हैं, ठीक है, जिसमें ए जो है वो एवरेज टोटल इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शो करता है, और बी और सी जो है वो इंडिविजुअल डी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शो करता है, ठीक है। अब ए की वैल्यू जो है ना दैट इज कांस्टेंट फॉर डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, इसलिए ए इज नॉट रिक्वायर्ड इन Tanabe-Sugano डायग्राम, इसलिए ए को हम कहीं शो नहीं करते, ए नहीं आता है, सिर्फ बी आता है। और सी जो है, सी वाला जो पार्ट है, इट इज रिक्वायर्ड इन सम स्पेशल केसेस, तो इसलिए उसकी भी जरूरत नहीं है। बट जो पैरामीटर बी है दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स टू एक्सप्लेन Tanabe-Sugano पैरामीटर्स। जितने भी Tanabe-Sugano डायग्राम्स पैरामीटर्स हमने यूज किए हैं, देखो ई को हमने बी से डिवाइड किया, डेल्टा ओ को बी से डिवाइड किया, तो बी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन Tanabe-Sugano डायग्राम, ठीक है। और क्या शो करता है वो, टी इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। और फ्री आयंस के लिए जो बी की वैल्यू है इट इज अबाउट 1000 पर सेंटीमीटर, अबाउट, ठीक है, ज्यादा कम हो सकती है थोड़ी बहुत। थर्ड पैरामीटर है सिमेट्री रूल्स। आपको पता है एक तो स्पिन रूल होता है और दूसरा लेपोर्टे। तो स्पिन रूल जो है वो क्या बताता है कि जब ट्रांजिशन हो तो इलेक्ट्रॉन्स में जो स्पिन है उसकी वो स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए। जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जब ट्रांजिशन होता है तो स्पिन रिमेन सेम। अगर वो अप स्पिन है तो एक्साइटेड स्टेट में भी अप स्पिन रहना चाहिए, अगर डाउन स्पिन है तो एक्साइटेड स्टेट में भी डाउन स्पिन रहना चाहिए। मतलब अगर ट्रिपलेट स्टेट है ग्राउंड स्टेट में तो एक्साइटेड स्टेट में भी वो ट्रिपलेट ही रहनी चाहिए, और अगर सिंगलेट है तो सिंगलेट ही रहनी चाहिए। मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो सिमेट्री रूल्स गवर्निंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर, पहला, फॉर ऑल द स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस डेल्टा एस शुड बी 0। डेल्टा एस क्या होना चाहिए, 0। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लिया ये T2G EG केस लेता हूं, ठीक है ना, हिट दिया मैंने और वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में
जो है वो अप स्पिन था, तो एक्साइटेड स्टेट में भी अप स्पिन ही रहना चाहिए। बट ऐसा हो अगर, अब देखो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो डाउन स्टेट में क्या था, डाउन स्पिन, और ऊपर जाके हो गया अप स्पिन, तो ये स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन हुआ, इट इज नॉट स्पिन अलाउड। पहले क्या था, अप स्पिन था ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में भी अप स्पिन रहा, तो वो हुआ स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। बट अभी क्या है, डाउन स्पिन था और ऊपर जाके क्या हो गया एक्साइटेड स्टेट में अप स्पिन, तो स्पिन चेंज हुई ना, तो इफ देयर इज अ चेंज इन स्पिन, दैट इज स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है ना। Hence a triplet and singlet transitions will be spin allowed, while a triplet or triplet singlet will be spin forbidden. दूसरा है लेपोर्टे रूल। ये लेपोर्टे रूल कब लगता है, जब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है उनमें इन्वर्जन सेंटर हो, ठीक है, या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ठीक है, तो उस केस में जो डेल्टा एल वैल्यू है दैट शुड बी +-1। डेल्टा एल +-1 मीन्स कि P से D या D से P ट्रांजिशन इज अलाउड, क्योंकि यहाँ L का चेंज हुआ। E की बात करेंगे तो L क्या होगा 1, और D की बात करेंगे तो L क्या होगा 2। तो इस केस में अगर P से D ट्रांजिशन होती है या D से P, तो डेल्टा L इज +-1। बट अगर मैं DD ट्रांजिशन की बात करूं, तो DD ट्रांजिशन में क्या होगा, इसका भी L2, इसका भी L2, तो डेल्टा L क्या आएगा 0। तो दिस इज लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद डेल्टा L +-1 are लेपोर्टे allowed. Hence all the DD transitions, DD is DG, Girade, and you know what is Girade? Girade का मतलब है कि जैसे D ऑर्बिटल में ऐसा होता है ना, चलो मैं dxy लिखता हूं, तो dxy में प्लस माइनस, राइट, ये x इंटू एक्स, ये प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो इस केस में अगर मैं यहां से लाइन पास करूं, साइन रिमेन सेम, दैट मींस देयर इज एन इन्वर्जन सेंटर, इट इज सिमेट्रिकल टू इन्वर्जन सेंटर, है ना, तो इसको बोलते हैं गिरेड। बट अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं, p में अगर मैं इसे देखूं तो देयर इज अ चेंज इन साइन, यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ क्या है, देयर इज अ चेंज इन साइन, तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अनगिरेड। तो गिरेड जो है that is not allowed in free ion as well as in perfectly octahedral environment are Laporte forbidden, but dp transition जो है G to U they are allowed, okay? तो बट ये रूल जो है थोड़े बहुत रिलैक्स हो जाते हैं अगर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती हैं या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है, ठीक है, या डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं, तो क्या होता है डी और पी ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ डी एंड पी, एंड दैट्स व्हाई दैट इज पार्शियली अलाउड। इंटेंसिटी कम होती है बट दे आर पार्शियली अलाउड, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये रूल्स यूज करने हैं। कम टू जैसे D0 मेटल आयन है, D0 में तो D इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो ऐसे केस में देयर इज ओनली चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, तो दैट इज ऑलवेज लेपोर्टे अलाउड। क्यों? क्योंकि लिगेंड का जो है वो पाई स्टार ऑर्बिटल होता है और मेटल का खाली डी ऑर्बिटल, वहां ट्रांजिशन होता है, लिगेंड का पाई स्टार और मेटल का डी ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई दैट इज ऑलवेज लेपोर्टे अलाउड। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन में इसलिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। D1 टू D9 जाएंगे तो आपको उधर DD ट्रांजिशन होगा, ऑब्वियसली लेपोर्टे फॉरबिडन होगा कि सेम ऑर्बिटल टाइप है, डेल्टा एल 0 होगा। और D10 मेटल कैटायन की बात करेंगे देन देयर इज नो DD ट्रांजिशन, क्योंकि सारे ऑर्बिटल तो फील्ड है, तो नो DD ट्रांजिशन इज पॉसिबल। नाउ कॉन्फ़िगरेशन एंड टर्म सिंबल्स, तो ये देखो
अगर आप तनावे सुगानो डायग्राम कर रहे हो इसका मतलब ये टर्म सिंबल्स निकालने आपको आते हैं, इट इज श्योर, अदरवाइज तनावे सुगानो डायग्राम आप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि पहले आप टर्म सिंबल पे जाओगे, ऑर्गेल डायग्राम पे जाओगे, तब जाके तनावे सुगानो डायग्राम पे आओगे ना। तो D1 और D9 जो है उनका जो टर्म सिंबल है दैट इज 2D का टर्म सिंबल क्या है 2D। देखो बिल्कुल आसान सा है, एक इसका बता देता हूं मैं कि जैसे मैंने D ऑर्बिटल लिया ना, तो D ऑर्बिटल में +2 +1 0 -1 -2, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L इज 2, क्योंकि L क्या होता है समेशन स्मॉल l, है ना। और इसकी स्पिन की बात करेंगे तो होगी हाफ। अब हाफ स्पिन मतलब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 2 × 1/2 + 1 मीन्स 2, और L2 मीन्स 0 तो होता है S। अगर L की वैल्यू 1 तो P सिंबल होता है टर्म सिंबल, L की वैल्यू 2 हो तो D, 3 हो तो F, 4 हो तो G, और 5 हो तो H, 6 हो तो I, एंड सो ऑन, इस तरह से सिंबल चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर टर्म सिंबल लिखना है तो क्या लिखोगे 2s + 1 L, और यहाँ पे J होता है, यहाँ पे J की बात नहीं करी है हमने, 2s + 1 L, तो 2s + 1 आ गया इसका 2, सही है, और L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 2 मीन्स D, तो ये 2D हो गया। तो टर्म सिंबल जो है D1 का दैट इज 2D, एंड सो इस तरह से हम निकालते हैं बाकियों का, ठीक है। उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन दिस पार्ट, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन और टर्म सिंबल जो हैं D1 D9 के लिए 2D, D2 और D8 के लिए ये सारे हैं 3F 3P 1G 1D 1S। ये जो रेड दे आर लो एनर्जी, ठीक है ना। तो 3F जो है वो ग्राउंड स्टेट है, यहाँ 4F ग्राउंड स्टेट है, 5D 6S दीज आर द ग्राउंड स्टेट्स टर्म सिंबल्स, ठीक है ना। और बाकी सारे भी इसके टर्म सिंबल हैं। तो मेन हम 2D पे फोकस करेंगे और फिर बाकियों का हम थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो एक कॉन्फ़िगरेशन और टर्म सिंबल हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। Then next part is splitting of free ion terms in the octahedral field। तो ये जो splitting है फ्री आयन टर्म्स की SP D F G H I, इट इज जस्ट लाइक, इनकी जो सिमेट्री होती है ना, इट इज जस्ट लाइक द स्मॉल s स्मॉल p स्मॉल d स्मॉल f सो ऑन ऑर्बिटल्स, ऐसी सिमेट्री होती है। तो आपको होता है जो s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। अगर ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है तो इसको लिगेंड की जो क्रिस्टल फील्ड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में होती रहे, क्योंकि ये तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। इसलिए ये जो है s ऑर्बिटल वो स्प्लिट नहीं होता, की सिमेट्री एक ही सिमेट्री डेजिग्नेशन आएगी एंड दैट इज A1G। नाउ P यू नो इट इज डायरेक्शनल, P ऑर्बिटल, क्योंकि s ऑर्बिटल तो सिंपल स्फेरिकल होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, बट P ऑर्बिटल कैसा होता है डम्बेल। तो एज P ऑर्बिटल इज डम्बेल, इट इज डायरेक्शनल, so it may or may not split, but याद रखना कि octahedral और tetrahedral में it will not split, but in square planar it will split। P और जो सबशेल है, P टर्म सिंबल है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, वो भी स्प्लिट होता है बट इन स्क्वायर प्लेनर। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट octahedral फील्ड ओनली। क्यों octahedral फील्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि तनावे सुगानो डायग्राम जो है दैट एक्सप्लेन्ड octahedral complexes, ठीक है, लो स्पिन एज वेल एज हाई स्पिन। इसलिए P स्टेट जो है वो T1G होता है इन octahedral field, ठीक है, these are called Millikan symbols। now D जो है you know D में दो तरह के, अगर D सबशेल की बात करें तो there are two types of orbitals, dx² - y² and dz² on the axis, और
dxy, dyz, dzx in between the axis, dx स्क्वायर और y स्क्वायर जो है और dz स्क्वायर, इनको क्या बोलते हैं? eg होते हैं ना ये, दे आर ऑन द एक्सिस। और बाकी dxy, dyz और dzx ये जो है इन बिटवीन द एक्सिस। सेम देखो वही सिमेट्री, और यहाँ पे भी देखो d जो है वो eg और t2g में कन्वर्ट होता है, बट यहाँ कैपिटल eg है और कैपिटल t2g है। d जो टर्म सिंबल है d वो इस तरह से सिमेट्रिक डेजिग्नेशन में कन्वर्ट होता है। नाउ f की बात करें तो f जो है वो बनाता है a2g, t1g और t2g। अब देखो s एक होता है ना, और d कितने होते हैं? 3, d 5, f 7, 9, 11 और 13। तो सेम देखो यहाँ पे भी है a1g 1, a फॉर सिंगल, t फॉर ट्रिपल, ठीक है, और e फॉर डबली डिजनरेट, सिंगली डिजनरेट, ट्रिपली डिजनरेट और डबली डिजनरेट। लिखा हुआ है ए ई एंड टी रिप्रेजेंट सिंगली, डबली एंड ट्रिपली डिजनरेट स्टेट्स, ठीक है। और ये जो G है दैट इज फॉर सिमेट्री डेजिग्नेशन इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ये G हट जाता है अगर टेट्राहेड्रल होगा तो, ठीक है ना, बस बाकी स्प्लिटिंग सेम रहती है। इसका देखें तो ये E फॉर 2 और ये 3, तो टोटल 5 हो गए ना, ये 3, ये देखेंगे तो 1 3 3, 1 3 3, ये 7, इधर 1 2 3 3, 1 + 2 + 3 + 3 कितने हो गए? 9 एंड सो ऑन। इसकी बात करेंगे 2 3 2 5, 3 8, 3 11 हो गए 11। इधर 1 + 1 2 3 5 3 8 3 11। हाँ तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ लिखना भूल गया था, यहाँ पे EG भी होगा, A1G A2G EG प्लस T1G प्लस T2G प्लस T2G हो गया ना। देखो 1 + 1 2 2 4 7 10 13, तो टोटल 13 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो अगर आप भूल भी जाते हो तो देख लो कि दोनों का वो बराबर हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये आपको पहले पता होना चाहिए। और गिरेड और दैट इज फॉर सेंट्रोसिमेट्रिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ फ्री आयन टर्म्स इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड यू शुड नो, कॉन्फ़िगरेशन एंड टर्म सिंबल यू शुड नो बिफोर गोइंग इनटू द तनाबे-सुगानो डायग्राम। ये सब लिखना है आपको सब। देखो जब आप उसमें लिखोगे एग्जाम में, तो लेट अस से कि D1 D9 और D2 D8 लिख दिया आपने एग्जाम्पल, ठीक है ना, सब याद नहीं है तो यू कैन राइट एटलीस्ट configuration D1 D9 term symbol is 2D and for D2 D8 term symbol is 3F 3P 1G 1D 1S, ठीक है ना, इतना लिख के छोड़ दो। यहाँ पे भी स्प्लिटिंग के बारे में SPDF आई थिंक ये सबको याद ही होती है, बट अगर फिर भी याद ना हो तो कम से कम SPDF तक तो लिखो ही, ठीक है। ओके डन। नाउ क्वालिटेटिव कोरिलेशन डायग्राम, दिस डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो डायग्राम है दैट लीड टू द तनाबे-सुगानो डायग्राम। तो D2 के लिए डायग्राम आपको लर्न करनी है फॉर द एग्जाम और इवन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। D2 की याद करनी है आपको बस, ठीक है ना। तो क्वालिटेटिव कोरिलेशन डायग्राम फॉर D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विद 6 कोऑर्डिनेटेड सिमेट्री इज गिवन एज। आपको पता है D2 में ऑक्टाहेड्रल जो फील्ड है उसमें जो टर्म सिंबल्स थे टू D2 के लिए वो क्या थे? एक तो 3F
तो ये आ गया 3f। अब 3f में कौन कौन से जो सिमेट्री डेजिग्नेशन थी, देखो T1G, ठीक है, T1G, ये 3 रहेगा, है ना। जो पिन मल्टीप्लिसिटी है दैट रिमेन्स द सेम। 3f के लिए 3T1G, 3T2G और 3A2G, ये 3 है, ठीक है ना। तो अगर हम 3f की बात करें तो उसमें ये 3 थी, में जो ग्राउंड स्टेट है दैट इज 3T1G। और देखो ये वीक फील्ड और फ्री आयन में, जब वीक फील्ड था तो 3T1G है, अब ये स्ट्रॉन्ग भी रहेगा तब भी ये ग्राउंड स्टेट ही रहेगी। 3T1G रिमेन्स द ग्राउंड स्टेट। मैं बड़ा करके लिख रहा हूं, वही यहाँ पे आया 3T1G। तो चाहे वीक इंटरेक्शन हो या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो, 3T1G रिमेन्स द ग्राउंड स्टेट। और जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है तो देखो 1D के जो पहले तो 3F, 1D, 3P, 1G, 1S, फ्री आयन में दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। 3F की एनर्जी सबसे कम, उससे ऊपर 1D, उससे हायर एनर्जी 3P की, उससे हायर एनर्जी 1G की, और उससे हायर एनर्जी 1S की। अब 1D में 1T2G की एनर्जी कम है और EG की एनर्जी ऊपर है। T2G EG पता है आपको, ठीक है ना। फिर 3P में there is only T1G, तो 3T1G, और 1G में ये 4 थे, तो 1EG, 1T1G, 1T2G एंड 1A1G, तो ये आ गए। और 1S में 1A1G। तो देखो माइक्रो स्टेट्स जो होती है ना दैट रिमेन द सेम। जैसे मैं 3F की बात करूं, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ D2 कॉन्फ़िगरेशन, तो D2 में कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब D में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 मैक्सिमम, और हैं कितने 2, तो ये फॉर्मूला होता है Tn के लिए n फैक्टोरियल 10 माइनस n फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल और ये कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 हुआ, इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल कैंसल, मींस 45 माइक्रोस्टेट्स होती हैं D2 कॉन्फ़िगरेशन। अब D2 जो है दैट स्प्लिट इनटू 3F, 1D, 3P, 1G और 1S। ये इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी है फ्री आयन के लिए। अब 3F की बात करते हैं, तो इसका जो 2s प्लस 1 वैल्यू है दैट इज 3, और इसकी जो L वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 3। इसके नेक्स्ट वाले के 2s प्लस 1 वैल्यू जो है वो 1, और L की वैल्यू 2। नेक्स्ट 2s प्लस 1 की वैल्यू 3 और L की वैल्यू 1। नेक्स्ट 2s प्लस 1 की वैल्यू 1, ये जो ऊपर लिखा है वो 2s प्लस 1 है ना, और L की वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी FG 4। नेक्स्ट 2s प्लस 1 की वैल्यू 1 और L की वैल्यू 0, ये है। अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इस केस में अगर फाइंड आउट करनी हो ना इनमें, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स दैट इज इक्वल टू 2L प्लस 1 इंटू 2s प्लस 1, 2L प्लस 1 इंटू 2s प्लस 1। तो देखो इसका 2s प्लस 1 आ गया 3,
इंटू 2l प्लस 1, तो 3 टू 6 प्लस 1 मतलब 7, तो 21 आ जाएंगे इसकी। अब 1d की बात करते हैं, तो 1 इंटू 2l प्लस 1, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 मतलब कि 5। 3p की बात करेंगे तो 2l प्लस 2s प्लस 1 इज 3, और 2l प्लस 1 कितना हो गया, वो भी 3 क्योंकि l 1 है, 9। इसका 2s प्लस 1 जो है वो 1, और 2l प्लस 1 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9, और 1s का 1 इंटू 2l प्लस 1 1, तो ये भी 1, तो टोटल कितनी हुई देखो 21 5 9 9 1, तो देखो 10 19 24 25 और 45। तो इसका मतलब जब वो स्टेट 2D D2 कॉन्फ़िगरेशन TF 1D 3P 1G और 1S में कन्वर्ट होती है, तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इवन देन रिमेन्स द सेम। तो ये आ गया फ्री आयन के लिए नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। अब ये माइक्रो स्टेट्स फर्दर जो है वो डिवाइड होती है। देखो अब ये आ गया, उसके बाद जो है ना, तो किस में कन्वर्ट किया 3F को, किस में कन्वर्ट हुआ 3T1G 3T2G और 3A2G। अब देखो 3F का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है क्या था, T1G T2G और A2G, ठीक है ना, और इट रिमेन सेम इन मल्टीप्लिसिटी। अब देखो जो T1G है दैट इज ट्रिप्लीकेट, मतलब 3 इंटू 3 प्लस T2G अगेन ट्रिप्लीकेट 3 इंटू 3 प्लस A2G सिंगली डिजनेट मतलब 3 इंटू 1, तो 9 प्लस 9 प्लस 3 हो गया 21। TF का भी हमने देखा था 21 माइक्रोस्टेट्स होती हैं। अब आ जाओ 1D, तो 1D जो है दैट इज 1 T2G और 1 EG, तो अगेन इट इज ट्रिपली डिजनेट 1 इंटू 3 डबली डिजनेट 1 इंटू 2 5 हो गया, 5 भी निकाली थी। नेक्स्ट इज 3P, 3P की कितनी माइक्रोस्टेट्स थी 9, तो इसमें कन्वर्ट होता है वो 3T1G, तो 3 इंटू 3 9, 10 इट इज 1G। 1G जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, क्या था A1G T2G T1G और EG, मीन्स 1 1 1 1, इन मल्टीप्लिसिटी रिमेन सेम। तो फर्स्ट जो है 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, टोटल कितने हो गए, कितना था इसका 9 था, तो 3 3 6 2 8 9 हो गया, और लास्ट था 1S, और 1S जो है दैट इज 1 A1G 1 इंटू 1, ये 1 ही आएगा, सेम रहा ये। मतलब कि फ्री आयन वीक फील्ड लिगेंड में आता है तब भी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स में कोई चेंज नहीं होता है। अब आ जाओगे जब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में गया, तो देखो नो डाउट कि T1G जो है वो 3T1G 3T1G रहा ग्राउंड स्टेट, बट बाकी ग्राउंड स्टेट्स चेंज हो जाती है। क्वांटिटी की जो दोनों टर्म्स है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाती है, और 1A1G of 1G that becomes ground state। अब ग्राउंड स्टेट में ये टर्म्स है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के केस में। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वी हैव 3T1G 1T2G 1EG 1A1G,
और अगर बिल हाईली स्ट्रॉन्ग हो, मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को नलीफाई कर दे, डेल्टा ओ इज वेरी वेरी लार्ज, तो ये हो जाता है T2G। ये टर्म किसमें चली जाती है? T2G। और अगर हम D2 की बात कर रहे हैं तो T2G2 और EG क्या होगा? 0। T2G2 और EG 0। इसकी बात करेंगे तो T2G1 EG1, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं क्या हो जाएगा? EG2। और देख लो यहां पे जब ये ग्राउंड स्टेट बनी T2G2 EG0 की स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के केस में, तो कौन कौन सी थी? T1G, 1 T2G, 1 EG और 1 A1G। ठीक है ना? तो अब इसकी बात करते हैं कि T2G2 जो है, T2G2 फर्स्ट इट इज in the first excited state it become T2G2, T2G1 EG1, है ना? और फिर फर्दर T2G0 और EG2, these are the states। अब देखो T2G2 की बात करेंगे तो देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। आपको पता है जो T2G है दैट इज लाइक दिस, ट्रिपली डिजेनेट, डबली डिजेनेट। ये है T2G2 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इसमें? 6। तो वही फॉर्मूला लगाओ, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 2, 4 फैक्टोरियल। तो कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कैंसल, मतलब हो गया 15। तो 15 माइक्रोस्टेट्स T2G2 की होंगी, T2G1 EG1 की। तो T2G1 की बात करेंगे 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इनटू EG ना, EG में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 4, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1, 3 फैक्टोरियल। तो यह आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यह जाएगा 6 इंटू 4 मीन्स 24। और लास्ट जो है T2G तो 0 है, EG में 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2, कैंसल 6। तो देखो कितने हो गए टोटल? 24, 15 और 6, 30, 40, 45। तो इसमें भी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स डज नॉट चेंज। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इसका मतलब इसका आप खुद करना, देखो इनका करोगे ना तो टोटल कितना आएगा? 15 का टोटल आएगा, 15 का टोटल आएगा 24 और इसका टोटल आएगा 6। इस तरह से यू कैन कैलकुलेट। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स डज नॉट चेंज, बट ये जो कोरिलेशन डायग्राम है, ये जो सब मैंने बताया इट्स ओके, बट आपको ये कोरिलेशन डायग्राम याद होनी चाहिए। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसका या इसको प्रिंट लेके याद कर लेना पूरा कि क्या होता है। 3F की एनर्जी लेवल्स देख लो वीक इंटरेक्शन में, 3T1G, 3T2G, 3A2G। 1D का तो याद ही होता है सबको, 1T2G, 1EG। 3P का 3T1G, ये 3 है ना। 1G का 1A1G, 1T2G, 1T1G और 1EG और 1S का 1A1G। तो देखो जो हाईएस्ट है वो हाईएस्ट ही रह रही है, जो लोएस्ट है ग्राउंड स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट ही है, वीक में भी और स्ट्रॉन्ग में भी। और हाईली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होते हैं, इनफाइनाइटली स्ट्रॉन्ग, तब जाके ये T2G, T2G1, EG1 और EG2 बनता है।
ठीक है ना। तो इस तरह से देखो, इसकी तीनों स्टेट देख लो, इसकी तीनों जो हैं, फर्स्ट जो है इसकी ग्राउंड बन रही है, फर्स्ट एक्साइटेड की लोएस्ट एनर्जी इसकी है, थर्ड की भी इसकी। तो ये वाली जो है ना 3f स्टेट वो ऐसे जा रही है, और इसको हम और 3p की एनर्जी को कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है स्ट्रॉन्ग और वीक इंटरेक्शन में। अब ये इसको ऐसे क्यों किया है, देखो बाकी हमने डॉटेड बनाई है और ये स्ट्रांगली ऐसे करके बनाई है, क्यों, क्योंकि इनमें जो पिन मल्टीप्लिसिटी है दैट इज मैक्सिमम 3f और 3p स्टेट, ठीक है। 3f और 3p स्टेट जो है वो मेन रोल प्ले करती हैं। आपने देखा होगा ऑर्गेल डायग्राम में भी D2 की बनाते हैं तो 3f और 3p स्टेट ही हम लिखते हैं, दूसरी स्टेट्स नहीं लेते, क्योंकि दीज आर स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस। ग्राउंड स्टेट से अगर जाएंगे तो देयर इज दीज आर स्पिन अलाउड, दीज आर स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस, क्योंकि इनमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए ये देखो बाकी सारे ट्रांजिशन लेपोर्टे ऑर्बिटल तो है ही, पर स्पिन अलाउड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और लेपोर्टे फॉरबिडन पहले से ही है, और स्पिन फॉरबिडन भी हो तो उसकी इंटेंसिटी इज वेरी वेरी लो, इसलिए इनको जो है वो डार्क लाइंस से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो ये डायग्राम आपको याद होनी चाहिए बिफोर ड्राइंग द Tanabe-Sugano diagram. Okay, now Tanabe-Sugano diagram for D2 electronic configuration from this correlation diagram. तो देखो Tanabe-Sugano diagram में क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेट है उसको हॉरिजॉन्टल लेवल पे लेते हैं, मतलब उसकी जो एनर्जी है जीरो लेती है, और उसकी एनर्जी को हम चेंज नहीं करते इवन इन द स्ट्रॉन्ग फील्ड, इट रिमेन्स इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस पे ही आती है वो, जीरो पे। तो 3T1G आपने देखा कि ग्राउंड स्टेट है, तो ये जो है ना इसको हम अब ऊपर लेके जा रहे हैं। देखो तो अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो सारे ही जो जो नीचे भी आए हैं वो भी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। देखो इसको हमें इस लेवल पे लेके आना है, इसको इस लेवल पे लेके आएंगे तो ये वाला जो है वो ऊपर हो जाएगा, ये वाला भी इससे ऊपर हो जाएगा, ये वाला भी ऊपर हो जाएगा, ये वाला भी थोड़ा इधर चला जाएगा, ये भी ऐसे चला जाएगा, मतलब ये सारे ही ऐसे इस एंगल से ऊपर चले जाएंगे। तो देख लो 3T1G F का नीचे आ गया, और फिर जो 3T2G है वो ऊपर चला गया, 3A2G और ऊपर चला गया, और 3T1GP देखो ऊपर चला गया। बट देखो ये 3T1G और ये 3T1G सेम है, इसलिए ये थोड़ा सा इससे रिपेल हुआ है, टिल्ट हुआ है ना थोड़ा सा, ठीक है। बाकी वैसे ही लाइंस हमने देखो ये 1s की देखो नीचे आ रही थी पर ये अब ऊपर जा रही है, क्यों, क्योंकि वो एंगल चेंज हो गया ना पूरा, ये पूरा इधर चला गया एंगल, यहाँ ऐसे था और ये ऐसे हो गया, समझे, इसलिए ये लाइंस ऊपर को जा रही है। अब देखो मेन जो हम ट्रांजिशन देखते हैं, हाई इंटेंसिटी वाले ट्रांजिशन देखते हैं, तो हमें कौन सी लेनी है अकाउंट में, T1GF, T2G, T1GP और A2G। तो देखो ये D2 के लिए वेनेडियम H2O6 3+ का है, ठीक है, यू नो इट हैज D2 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वेनेडियम क्या होता है 3D3 4s2, तो वेनेडियम 3+ क्या होगा 3D2 ओनली। तो 3D2 के लिए देखो ये E/B डेल्टा O/B, और ये देखो रेफरेंस स्टेट होगी 3T1G, यहाँ 3T2G, 3T1G और 3A2G। तो इन दिस वे ये अपने पास ट्रांजिशन आ जाएगी, एक E1
E2 और E3 ग्राउंड स्टेट से देखना है तीनों का, ठीक है ना, और उसको रेफरेंस स्टेट बोलते हैं हम। तो देखो ये फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बोल लो, 3 स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस है, 17,400 पर सेंटीमीटर पे, 25,600 पे और 38,000 पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये इनमें से जो लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन है वो होता है 25.5 पे। लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन है ये, यहां ऐसे बात कर रहा है ये, अगर यहां देखें ना तो ये 25.5 आता होगा ये स्केल पे, है ना। तो 17,400 पर सेंटीमीटर है लोएस्ट, डिवाइड बाय v 25.5 आ गया। तो वहां से b की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट। अगेन जो डेल्टा o है तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो लोएस्ट ट्रांजिशन आया जिस पॉइंट पे उसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू आएगी, है ना, तो डेल्टा ओ अपॉन बी आया, मान लिया यहाँ 27, है ना, यहाँ 25.5 था, यहाँ 27, तो डेल्टा ओ अपॉन बी जो है वो 27 है। बी की वैल्यू यू नो, बी की वैल्यू कितनी है 680, ठीक है ना, और यहाँ पे 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा ओ अपॉन बी आया 27, तो यहां से डेल्टा ओ क्या हो जाएगा 27 इंटू बी। अब 27 इंटू 680, तो बेटा वैल्यू जो है वो आएगी 18,360। तो ये ठीक कर लेना, डेल्टा ओ की वैल्यू आएगी 18,360 पर सेंटीमीटर। That's the way to calculate. From the Tanabe-Sugano diagram, you can calculate the energy of transition. You can calculate crystal field splitting energy. ठीक है ना? After calculating B. और यही डायग्राम अगर मैं D2 की जगह D8 के लिए करूं तो जस्ट रिवर्स हो जाएगी। जो 3A2 जो है यहाँ पे जो हाईएस्ट एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट हो जाएगी, देखो। और उसके बाद T2G, 3T1G और 3P का 3T1G, देखो 3T1G ऑफ 3P और 3T1G ऑफ 3F, दे विल नॉट क्रॉस। नॉन क्रॉसिंग रूल होता है ना कि सेम सिमेट्री वाले सेम जो टर्म्स हैं वो आपस में क्रॉस नहीं करते, दैट इज कॉल्ड नॉन क्रॉसिंग रूल। तो इसलिए देखो ये दोनों टिल्ट हो रहे हैं, देखो बेंड हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे से फिर बेंड हो जाते हैं। मतलब देखो यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है क्योंकि इनकी सेम टर्म्स नहीं है, ये सेम टर्म सेम सिमेट्री नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, सेम टर्म्स है सेम सिमेट्री है, इसलिए यहाँ पे ये दे कैन नॉट क्रॉस। तो इसलिए ये इस तरह से नहीं आ रहा है, ये इस तरह से नहीं जा रहा है ना, या इस तरह से नहीं जा रहा है, ये यहाँ से बेंड हो रहा है। ये बेंड क्यों हुआ समझ गए, क्योंकि दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। तो D8 और D2 में समझ में आ गया आपको कैसे देखा मैंने। अब D7 तनाबे सुगानो डायग्राम में बना रहा हूं, है ना। अब देखो D4 से लेके D7 तक ना, D2 D8 की देखो ठीक था, है ना, बट D4 से D7 की जो है ना वो स्पेशल केसेस है। उसमें क्या होता है कि अगर स्मॉल वैल्यू है, डेल्टा O अपॉन बी की वैल्यू स्मॉल है, ये देखो यहां तक क्या कर स्मॉल वैल्यू है, आगे मैंने बनाया नहीं है, ये इससे आगे नहीं करिए। लो वैल्यू है तो इट लुक्स सेम, it looks similar to the D2 configuration, but at larger value of delta O हाँ ब्रेक आ जाता है डायग्राम में। देखो कैसे, अगर लो वैल्यू है यहां तक है तो देखो सिंपल सी डायग्राम है, लो पे तो इट इज जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ T2, बट जैसे हाई होती है तो देखो देयर इज अ चेंज, ब्रेक आ जाता है। ये जो है ना इस पॉइंट पे क्या है कि जो डेल्टा O है दैट इज इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी। इस पॉइंट से बाद में ब्रेक आ गया है, ठीक है ना। तो अगर डेल्टा O की वैल्यू स्मॉल है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, देन इट्स ओके, इट इज जस्ट लाइक D2।
ठीक है, क्योंकि D2 में D8 में लो स्पिन और हाई स्पिन का कोई कंसेप्ट नहीं है, में कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगी, चाहे डेल्टा वैल्यू ग्रेटर देन P हो या लेस देन P हो, है ना। लार्जर डेल्टा वैल्यू लो स्पिन होगी तो देखो ये वैल्यू चेंज हो रही है ना, यहाँ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, ये 4p 4f आ रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये भी चेंज हो रही है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज आल्सो चेंजिंग, 2 हो गई है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्लस 1, 2s प्लस 1 का मतलब क्या है, n प्लस 1, क्योंकि s क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा ना 2 इंटू n बाई 2 प्लस 1, n प्लस 1 होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 4 मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। यहाँ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि लार्ज डेल्टा ओ वैल्यू है, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में, तो ये पूरा ब्रेक आ जाता है। और ये जो वर्टिकल लाइन आती है दैट डिसाइड्स कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन, इससे कम वैल्यू होगी तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इससे कम वैल्यू होगी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, डेल्टा ओ की वैल्यू इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। और अगर इस वर्टिकल लाइन से आगे है तो डेल्टा ओ की वैल्यू ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो फिर इधर आ जाता है, ठीक है। और हम शो कर रहे हैं ओनली दोज लाइंस विच आर ऑफ द सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस को ही शो कर रहे हैं हम। तो ये जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास हेक्सामाइन कोबाल्ट 2, इसकी डेल्टा ओ वैल्यू दी हुई है 10,100 पर सेंटीमीटर और B की वैल्यू दी हुई है 920 पर सेंटीमीटर, और पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शंस डू यू एक्सपेक्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स एंड एट व्हाट एनर्जीज, ठीक है ना। तो अब आपको पता है इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है आपको, तो पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डी इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। अब आपको पता है कोबाल्ट जो होता है दैट इज 3d7 4s2, ठीक है, और कोबाल्ट इज इन +2 स्टेट इन दिस कॉम्प्लेक्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो 4s से, तो 3d7 मतलब d7 टाइप है ये। तो d7 तो डायग्राम जो है हमें लेनी पड़ेगी, तो अभी पढ़ा हमने d7, ये है d7 की डायग्राम। अब हम करेंगे डेल्टा ओ अपॉन बी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे कि वो लो स्पिन है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो डेल्टा ओ अपॉन बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी एंड दैट कम्स आउट टू बी 11, वेरी क्लोज टू 11। तो 11 वैल्यू जो है वो पता है इसके पीछे है, मतलब यहाँ पे कहीं होगी, यहाँ 12 है, मतलब यहाँ करके होगी कहीं। अगर ये यहाँ करके होगी इसका मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ से इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, और इसके क्रॉसपोंडिंग हम E अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बी की वैल्यू पहले आ जाएगी अपने पास, देखो बी की वैल्यू तो अपने पास थी, डेल्टा ओ की वैल्यू थी, डेल्टा ओ अपॉन बी से हमें पता चला कि कहाँ से हमें ट्रांजिशन देखना है ना। तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ से ट्रांजिशन देखना है हमें, है ना। तो यहाँ से ये 3 ट्रांजिशन हमें दिखेंगे, ठीक है। और अब E1 अपॉन बी, यहाँ से देखो जैसे यहाँ से हमने ये देखा और यहाँ इसको इधर मिलाया, तो ये वैल्यू आई 10, E1 अपॉन बी की वैल्यू आई 10, तो इसका मतलब E1 हो गया 10b, E1 अपॉन बी की वैल्यू आई 10, तो E1 इक्वल टू 10b, तो 10 इंटू बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9,200 पर सेंटीमीटर आई एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन। तो पहली ट्रांजिशन की एनर्जी आई 9,200 पर सेंटीमीटर। फिर आ जाओ सेकंड पे, वहीं से आप सेकंड पे ले जाओ, और वहीं 11 से ही है ना,
और फिर उधर से देखो उसकी E2/B की वैल्यू। तो E2/B की वैल्यू देखिए हमने, दैट कम्स आउट टू बी 18, E2/B 18 आई, लेट अस टेक एग्जांपल। तो E2 की वैल्यू 18 इंटू B, और ये आ गया अपने पास E2 16,500 पर सेंटीमीटर। देन कम टू द थर्ड, वहीं से सेम पॉइंट से 11 से ही डेल्टा O अपॉन B 11 से ही हमने थर्ड उस पे गए, और फिर E3 अपॉन B आ जाएगा। E3/B की वैल्यू है 23, तो E3 इक्वल टू 23B, और 23 इंटू 920, तो E3 अपने पास आ गया 21,200 पर सेंटीमीटर। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। अब D1 का केस है या D9 का केस है, उन केसेस में आपको पता है एक ही फ्री फाइन टर्म है, दैट इज 2D। D1 के लिए जो अभी बताया था मैंने कि 2D टर्म है, और 2D टर्म जो है दैट स्प्लिट इनटू T2G एंड EG, EG टू T2G और एक्साइटेड स्टेट 2EG। तो इसमें ये क्लासिफाई होती है ना, स्प्लिट करती है ग्राउंड स्टेट 2T2G एंड एक्साइटेड स्टेट 2EG, है ना। और as it has only one electron, so there are no inter-electronic repulsion। इंटर-इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो होगा ही नहीं इसमें, इसलिए अगर इंटर-इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं हो रहा है तो there is no need to draw तनावे-सुगानो डायग्राम, B फैक्टर आएगा ही नहीं, है ना। तो सिंपल E अपॉन डेल्टा O की तरह से कर लोगे आप D1 के लिए। सेम इज द केस विद D9, सिर्फ उसमें वो इंटरचेंज ही होंगी ना, ये बन जाएगा EG ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी T2G, है ना। तो like the D1 case, D9 octet complexes do not require the Tanabe-Sugano diagram to predict their absorption spectra. Again, there are no DD electron repulsions। और अगर हम D10 की बात करें तो D ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है, there is no DD transition, कोई absorption band appear ही नहीं होगा, and therefore Tanabe-Sugano diagram does not exist। तो याद रखना D1, D9 और D10 के लिए there is no need of Tanabe-Sugano diagram। D2 को हमने अच्छे से किया ही है, D8 को भी, है ना। D8 में वो नॉन क्रॉसिंग रूल भी आएगा, है ना, और D7 का भी हमने कर लिया केस, है ना। अब आ जाओ अलग अलग D4 का देखो, D4 के लिए इस तरह से होता है ना, ये वही वर्टिकल लाइन, यहाँ पे डेल्टा O और E जो है बैलेंस हो जाता है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी ऑलमोस्ट सेम। तो इस तरह से स्प्लिट होता है। D5 का भी सेम, D6 में भी और D7 में। तो इस तरह से D4 से D7 स्पेशल केसेस है। D2 इज अ सिंपल केस, यहाँ पे लो स्पिन हाई स्पिन का केस नहीं आता है। अब ऑर्गेल डायग्राम पे क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो ऑर्गेल डायग्राम जो है दैट इज एप्लीकेबल टू हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ओनली, बट जो तनाबे-सुगानो डायग्राम है इट इज एप्लीकेबल टू बोथ हाई स्पिन एज वेल एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। दिस डायग्राम कैन बी यूज्ड फॉर स्पिन फ्री एज वेल एज स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस, मींस हाई स्पिन एंड लो स्पिन। स्पिन फ्री मतलब हाई स्पिन, स्पिन पेयर्ड मींस लो स्पिन। तो स्पिन हाई हो या लो हो, इन दोनों केस के कॉम्प्लेक्सेस के लिए डायग्राम इज एप्लीकेबल, कैन बी यूज्ड। कौन सी तनाबे-सुगानो, बट ऑर्गेल डायग्राम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही यूज कर सकते हैं। और जो तनाबे-सुगानो डायग्राम है वो
लिगेंड फील्ड कितनी चाहिए हाई स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के ट्रांजिशन के लिए, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डायग्राम। ठीक है, साइज ऑफ द लिगेंड फील्ड ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस डायग्राम। और ऑर्गेल डायग्राम में हम ग्राउंड स्टेट को रेफरेंस स्टेट नहीं लेते, क्योंकि उसमें क्या करते हैं हम सिंपली ऐसे बना देते हैं। देखो पिन जो लिगेंड फील्ड है इधर इधर, तो इस तरह से हम उसको ड्रॉ करते हैं, बीच में वो आते हैं फ्री आएंगे, है ना। उसमें ग्राउंड स्टेट को रेफरेंस नहीं लेते, बट इस केस में जो ग्राउंड स्टेट है इज सेट एज अ रेफरेंस। देखा ना आपने कि हमने ग्राउंड स्टेट को चाहे वीक फील्ड थी या स्ट्रॉन्ग फील्ड थी, उससे उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, उसको रेफरेंस की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज टेकन टू बी 0 फॉर ऑल लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ्स, और एनर्जी ऑफ ऑल अदर स्टेट्स along with their components are plotted with respect to the ground state term। तो हमने उसके रिस्पेक्ट में प्लॉट किया है। और अगर लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है 10 dq दैट इज डेल्टा O, अगर ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एनर्जी मतलब पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो, डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो, तो ऑर्गेल डायग्राम फेल इन डिटरमिनिंग द इलेक्ट्रॉन प्लेसमेंट, क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए वी कैन नॉट यूज इट, वेयर एज जो तनावे-सुगानो डायग्राम्स है कैन बी अप्लाइड टू द सिचुएशंस व्हेन 10 dq इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इस डेल्टा O की वैल्यू चाहे बहुत ही हाई हो पेयरिंग एनर्जी से, तब भी तनावे-सुगानो डायग्राम कैन बी यूज्ड। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ तनावे-सुगानो डायग्राम। तो पहली एप्लीकेशन है it shows energy splitting of the spectral terms with the increase of the ligand field strength। देखा आपने कि जैसे जैसे ligand field strength हो बढ़ती है, या तो जो एनर्जी है वो उनकी डिफरेंस बढ़ता जाता है या कम होता जाता है, ठीक है ना। और it is easier to predict the possible transitions and their relative intensities using transition तनावे-सुगानो डायग्राम। क्योंकि अगर मान लिया लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन तो है ही वो, क्योंकि डी ट्रांजिशन हो रही है, बट पिन अलाउड ट्रांजिशंस हैं तो इंटेंसिटी हाई आएगी, पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं तो इंटेंसिटी लो आएगी, बट दोनों को वो शो करता है। इट कैन प्रेडिक्ट द पॉसिबल ट्रांजिशंस, ऑल ट्रांजिशंस आर एप्लीकेबल, ऑल द ट्रांजिशंस कैन बी प्रेडिक्टेड बाय यूजिंग तनावे-सुगानो डायग्राम and along with their relative intensities। or TS diagrams, तनावे-सुगानो diagram is used to predict position of the electronic transition। अभी बताया ना डेल्टा O अपॉन B की वैल्यू को देखते हैं और उसके हिसाब से हम पोजीशन बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ हुआ, ठीक है ना। और ये डायग्राम जो है इट इज वेरी यूजफुल फॉर एनालाइजिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा, और इवन नियर IR स्पेक्ट्रा को भी हम इससे स्टडी कर सकते हैं। और यू नो इट इज यूज्ड टू असाइन बैंड्स, अलग अलग बैंड्स होते हैं ना। अब बैंड्स क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो ये डिफरेंट बैंड्स आते हैं, इट इज नॉट अ सिंगल लाइन, these are the bands because electronic transitions are always along with the rotational and vibrational transitions, ठीक है। therefore we are able to use this diagram to assign the bands, and it is also used to calculate the dq values for ligand field splitting। देखा आपने कि डेल्टा O अपॉन B की वैल्यू आ जाएगी कोई भी, तो डेल्टा O की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 10 dq इक्वल टू डेल्टा O, तो dq की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग तनावे-सुगानो डायग्राम। तो मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेल एंड तनावे-सुगानो डायग्राम्स आर, फर्स्ट वन इज ऑर्गेल डायग्राम डज नॉट इंक्लूड द स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस, बट तनावे-सुगानो डायग्राम includes even the spin forbidden transitions along with spin allowed transitions। Orgel diagram is associated with high spin transitions only,
but Tanabe-Sugano diagram is associated with both high spin transitions as well as low spin transitions. In organ diagram, there is no concept of ground state as a reference state, but in Tanabe-Sugano diagram, you know, ground state is taken as the reference state, and there is the concept of ground state as a reference. Organ diagram sensitivity depends on the splitting energy of the ligands as well as electron repulsions. Okay, but sensitivity of Tanabe-Sugano diagram does not depend upon the splitting energy of the ligands and electron repulsion energy. And other important features of Tanabe-Sugano diagrams are it is plotted between the ligand field parameters on the x-axis and energy on the y-axis, and it is used to distinguish the effect of transition under strong field ligands and weak field ligands. So this is all about Tanabe-Sugano diagram. I hope you understood well. Thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning. Jai Hind. Jai Bharat.